हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA JK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले RRB NTPC ALP टेक्नीशियन और ग्रुप डी में पूछे गए रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यदि आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो उस पार्ट को जरूर देख लीजिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, एक निश्चित कोड भाषा में एडिशन को इतना कोड में लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में मेडिकल को कैसे लिखा जाएगा। तो ये अल्फ़ाबेट वाले रीजनिंग क्वेश्चन है। मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को बोलता हूँ, आप लोगों को A से लेकर Z तक के सभी नंबर मालूम होना चाहिए और A से लेकर Z तक के सभी अपोजिट लेटर भी आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप अल्फ़ाबेट वाले रीजनिंग को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। यहाँ पर आपको एडिशन को दिया हुआ, ठीक है, EDITION। इसका कोड क्या दिया हुआ है? इसका कोड दिया हुआ है IDETNOI, ये कोड दिया हुआ। तो देखने से हमें पता चलता है कि जितना भी लेटर है सब वही लेटर दिया हुआ, लेकिन सभी लेटर को इधर उधर सिर्फ चेंज किया गया, ठीक है। जैसे ये N को यहाँ रखा गया, I को यहाँ रखा गया, O को सेम जगह रख दिया गया। उसी प्रकार से ये I को यहाँ रखा गया, E को यहाँ रखा गया और D को सेम जगह रखा गया। और ये T को चेंज नहीं किया गया, यानी 3 इधर से चेंज किया गया और 3 इधर से चेंज किया, बीच वाले को कॉमन रखा गया। तो उसी प्रकार से मेडिकल में है, जैसे MED है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको चेंज कर देंगे, DEM हो जाएगा। उसके बाद I का सेम रह जाएगा, सेम चेंज करना है। जैसे ये हमारा MEDICAL, ये मेडिकल दिया हुआ। तो मेडिकल में क्या मैंने बताया है अभी, ये चेंज हो जाएगा DEM। ये बीच वाला चेंजिंग नहीं है, ये LAC, यही हो जाएगा DEMILAC, जो कि ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, एक निश्चित कोड भाषा में अवेक को इतना कोड किया जाता है तो उसी कोड भाषा में फ्रेंड को कैसे लिखा जाएगा। तो ये सेम अल्फ़ाबेट वाले रीजनिंग क्वेश्चन है। मैं आपको क्या बोला हूँ कि A से लेके Z तक के अल्फ़ाबेट के नंबर याद होना चाहिए और A से लेके Z तक के सभी अल्फ़ाबेट के अपोजिट लेटर भी याद होना चाहिए। तो ये आपको दिया हुआ AWAKE, ठीक है। ये Z है, ये V है, ये Z है, ये I है और ये D है। तो आपको यदि नंबर मालूम है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे A का वैल्यू होता है 1, W का वैल्यू होता है 23, A का 1, K का वैल्यू होता है 11 और E का वैल्यू होता है 5। उसी प्रकार से Z का वैल्यू होता है 26, V का वैल्यू होता है 22, Z का वैल्यू होता है 26, I का वैल्यू होता है 9 और D का वैल्यू होता है 4। तो ये 5 से 4 हुआ, इसका मतलब है कि -1 हुआ, ठीक है। 11 से 9 हुआ, इसका मतलब कि यहाँ पर -2 हुआ। उसके बाद A से Z हुआ, मतलब कि 1 में 1 अगर हटाएंगे तो 0, 0 का मतलब होता है वहाँ 26, यानी यहाँ -1 हुआ। उसके बाद है W, ये 23 से 22 हुआ यानी -1 हुआ। फिर A से Z हुआ, इसका मतलब कि यहाँ भी -1 हुआ, ठीक है। तो हमें एक चीज़ पता चल गया है कि यहाँ पर सभी में 1 1 और लास्ट में 2 -1 वैल्यू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फ्रेंड को कैसे लिखा जाएगा, जैसे ये F है, R है, I है, END, यानी इसका वैल्यू 6 होता है, इसका वैल्यू 18 होता है, इसका वैल्यू 9 होता है, इसका वैल्यू 5 होता है, N का 14 होता है और D का 4 होता है, ठीक है। अब सभी में से 1 माइनस करेंगे, अगर 6 में से 1 जाएगा तो 5, 5 का मतलब होता है E। 18 में से 1 जाएगा तो क्या होता है 17, 18 में से अगर 1 घटाएंगे तो 17 का वैल्यू होता है Q। अगर 9 में से 1 जाएगा तो 8, 8 का मतलब होता है H। अगर 5 में से 1 जाता है तो 4 का मतलब होता है D।
अगर हम 14 में से 1 घटाएंगे तो 13 का मतलब होता है एम, 4 में से 1 ज़्यादा है तो 3, जो कि सी होता है। EQHDMC, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, EQHDMC ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अनुपस्थित अंक ज्ञात कीजिए। तो ये आपको नंबर सीरीज वाले रीजनिंग है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको देखना है कि संख्या क्या हो रहा है, यहाँ पर संख्या बढ़ रहा है या घट रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमें ये दिया हुआ ऊपर और ये नीचे दिया हुआ, इसके बीच में ये भरा हुआ, तो ये कैसे आया है यही आपको पता करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं अगर हम 8 में से 3 घटा लेते हैं तो ये हमको 5 आ जाएगा। फिर ये 6 में से 1 जाएगा तो भी 5 आएगा, 5 में से 4 आएगा तो 1 आएगा। यानी हम चेक किए आमने सामने सिर्फ माइनस करना है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर 5 में से 7 जाता है तो 2 है, 8 में से 4 जाता है तो 4 है, और 9 में से 3 जाता है तो 6। यानी हमें दोनों पैटर्न बिल्कुल फॉलो कर गया। इसका मतलब है कि हमें ऊपर नीचे सिर्फ माइनस करना है। अगर हम 8 में से 2 घटाएंगे तो हमको 6 बचेगा। ठीक है, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी 622 इसके अंदर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अनुपस्थित अंक ज्ञात करना। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ कि ये 3 से 5 कैसे हुआ, तो इसमें 2 ऐड हुआ। 5 से 8 कैसे हुआ, तो इसमें 3 ऐड हुआ। फिर ये 8 से 13 कैसे हुआ, तो इसमें 5 ऐड हुआ। 13 से फिर अगर ये 22 कैसे हुआ तो 9 ऐड हुआ। ठीक है, उसके बाद तो ये हमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, कोई हमें इसमें पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो मैं कुछ और तरीका से चेक करता हूँ। जैसे 3 है, अगर 3 में हम 2 से गुना करते हैं और -1 करते हैं तो 6 - 1 बराबर 5 हो गया। उसी प्रकार से अगर हम 5 में अगर हम 2 से गुना करते हैं और 2 घटा देते हैं तो ये 10 - 2 बराबर 8, यानी हमें 8 भी मिल गया। उसी प्रकार से अगर हम 8 में 2 से गुना करते हैं तो 8 दूनी 16। पहले 1 माइनस किए थे, फिर 2 माइनस किए, तो अब हम 3 माइनस करके चेक करेंगे। तो 16 में से 3 गया 13 हो गया। उसी प्रकार 13 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, और 26 में से अगर हम 4 घटा देंगे तो हमें 22 मिल जा रहा। इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले 2 से गुना करके 1 घटाएं, फिर 2 घटाएं, फिर 3 घटाएं, फिर 4 घटाएं, तो नेक्स्ट टाइम हम 5 घटाएंगे। तो 22 में अगर हम 2 से गुना करते हैं और -5 करते हैं तो 22 दूनी 44, 44 में से अगर 5 घटा देते हैं तो ये हमें 39 मिल जाएगा। कितना आएगा? 39, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति एक जगह से चलना शुरू करता है। 1 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है और फिर आधा किलोमीटर चलने के बाद वह पुनः बाएं मुड़ता है। वह पूरब की ओर जा रहा है, तो उसने वास्तव में किस दिशा में चलना शुरू किया है? तो ये दिशा वाले क्वेश्चन है, यानी डायरेक्शन वाले हैं। तो आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, और ये वेस्ट है, और ये ईस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया है कि वो कहाँ पर चल रहा है, सीधे बोल दिया है कि वो चलना शुरू करता है और 1 किलोमीटर चलने के बाद वो बाएं मुड़ता है। तो हमें ये मालूम नहीं है कि वो पहला कहाँ से शुरू किया है। हम मान के चलिए कि वो यहाँ पर अगर खड़ा है। जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया हो तो आप हमेशा लास्ट वाले से शुरू करें। ठीक है, तो वो बोला कि पुनः बाएं मुड़ता है और वह पूरब की ओर जा रहा है, यानी ये पूरब की ओर जा रहा है। ठीक है, यानी ये पूरब की ओर जा रहा है। तो कौन सा डायरेक्शन में अगर हम बाएं मुड़ेंगे तो हमें नीचे आना पड़ेगा। अगर हम इस प्रकार जा रहे हैं, इसका बाएं इधर हो जाएगा। ठीक है, यानी वो इधर नहीं होगा। उसके बाद हम अगर नीचे की ओर है, ठीक है, अगर हम दक्षिण की ओर अगर मुँह किए हुए हैं, सपोज करो अगर हम दक्षिण की मुँह किए हुए हैं तो इसका बाएं अगर देखा जाए तो बाएं हमारा इधर हो जा रहा है। ठीक है, इसका बाएं हमारा इधर हो रहा है। ठीक है, यानी वो दक्षिण की ओर जब जा रहा था तो वो दक्षिण की ओर अगर वो बाएं मुड़ा तो वो
पूरब की ओर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बैक की ओर जाते हैं, वह बाएं मुड़ता। अब यहाँ से अब हमें दक्षिण में आने के लिए हमें बाएं कहाँ से आना पड़ेगा, इसका मतलब है कि वो पूरब की ओर था, पूरब की ओर था, स्टार्टिंग पॉइंट वो पूरब से चला, ठीक है। उसके बाद वो बाएं दक्षिण की ओर आया, फिर उसके बाद बाएं गया, तो जब जाके वो पूरब मिल गया। इसका मतलब है कि वो स्टार्टिंग में वो पश्चिम की ओर गया था। कहाँ गया था, पश्चिम की ओर, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, यह व्यक्ति मेरी माँ की इकलौती संतान का बेटा है। रमेश का उससे क्या संबंध है, तो ये है ब्लड रिलेशन वाले में। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद होना चाहिए कि जब भी आप बनाइएगा तो ये हमेशा आप पे लेके बनाइएगा। आपके ऊपर माता पिता होते हैं, फिर उसके ऊपर दादा दादी, आपके नीचे आपका बेटी बेटी हो जाएगा, फिर उसके नीचे पोता पोती हो जाएगा। तो ब्लड रिलेशन वाले जब भी क्वेश्चन बनाइएगा वो हमेशा अपने आप पे कंपेयर करिएगा, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बोला कि एक व्यक्ति है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर एक आदमी है और ये यहाँ पर ही फिगर है। एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश, ठीक है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रमेश है। जैसे ये रमेश है और यहाँ पर कोई आदमी है, इसकी ओर इशारा करते हुए ने कौन कह रहा है, ये रमेश कह रहा है कि यह व्यक्ति मेरी माँ की, यानी इसकी एक माँ होगी, मेरी माँ की इकलौती संतान का बेटा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका बेटा है, ठीक है, क्योंकि इकलौती संतान का बेटा, इसका मतलब कि यही एक बेटा है और इसका ये बेटा हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है रमेश का उससे क्या संबंध है, तो ये रमेश के पिताजी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, गौरव ने नीरज से कहा, यानी ये गौरव है और ये नीरज है। तो गौरव नीरज से कहता है कि वह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है, गौरव नीरज से कह रहा है कि जो लड़का क्रिकेट खेल रहा है वह मेरे पिता, यानी मेरे पिता की बेटी, यानी मेरे पिता की बेटी, पिता की बेटी के दो भाइयों में से बड़ा है, ठीक है, मतलब कि दो भाइयों में से वो बड़ा है जो क्रिकेट खेल रहा है। तो लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है उसका गौरव से क्या संबंध है, कि ये गौरव से जो क्या संबंध होगा, इसका अगर जो भाई होगा, अगर ये इसका भाई है तो इसका मतलब इसका भी भाई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित प्रदर्शन वेन आरेख के अनुसार बिग क्लेवर पैरोट का अर्थ होगा। बिग यानी बिग का मतलब ये वाला हो गया, क्लेवर का मतलब ये हो गया और पैरोट का मतलब ये हो गया। मतलब कि हमें सर्किल वाला पार्ट नहीं चाहिए, ये सर्किल वाले पार्ट हम यहाँ से काट देते हैं। ऐसा कोई अल्फ़ाबेट होगा जो तीनों में कॉमन होगा, ठीक है। जैसे ये वर्ग है, आयत है, त्रिभुज है, तो वर्ग, आयत, त्रिभुज में एक ऐसा लेटर है जो कि सी तीनों में कॉमन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर आपको कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है, तो इसको हम वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करते हैं। उससे पहले आपको 3 कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। पहला कंडीशन होता है सभी वाला, ठीक है। सभी में क्या होता है कि एक छोटा सा सर्किल बड़े सर्किल के अंदर आ जाता है, तो ये सभी वाले हो जाएंगे। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन होता है कुछ कुछ वाले, कुछ कुछ वाले। इसमें एक छोटा सा सर्किल दूसरे सर्किल को चैन की तरह काट देगा, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, तीसरा कॉन्सेप्ट होता है कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं। इसमें डायग्राम कैसा होता है, इसमें कोई भी सर्किल एक दूसरे को टच नहीं करेगा। तो यही 3 कॉन्सेप्ट होता है और यही 3 कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम कथन और निष्कर्ष को आसानी से सॉल्व करते हैं। तो अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। पहला है सभी गुड़िया उपहार हैं, तो सभी वाला डायग्राम हम इस प्रकार से बनाते हैं। अब आपका डाउट होगा कि इसमें छोटा कौन होगा बड़ा कौन होगा, तो सभी वर्ड जिसके साथ लगा होगा वो मेरा छोटा वर्ड हो जाएगा, यानी छोटा। तो सभी लगा हुआ गुड़िया के साथ ये गुड़िया हो जाएगा और उपहार हमारा बड़ा हो जाएगा। सभी उपहार खिलौने हैं,
तो इस बार उपहार छोटे हो जाएंगे और खिलौने नीचे हो जाएंगे। अब मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट और बताने वाला हूँ। जब नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो कुछ कुछ वाला कंडीशन सही होता है, लेकिन ऊपर से जब नीचे आते हैं तो कुछ कुछ वाला कंडीशन गलत हो जाता है। ऊपर से नीचे वाला सभी के लिए ये सही होता है और कुछ कुछ वाला नीचे से ऊपर के लिए होता है। तो पहला कंडीशन है, निष्कर्ष क्या है कि सभी उपहार खिलौने हैं, तो उपहार खिलौने बिल्कुल सही है। कुछ खिलौने उपहार है, ये भी बिल्कुल सही है, कुछ खिलौने उपहार है, जो कि दोनों यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए चित्र में त्रिकोण उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास कार है, ठीक है। वर्ग उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास घर है, वर्ग उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास घर है, तो ये घर हो गया। और वृत्त उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास सोना है, यानी सोना का मतलब गोल्ड हो गया। तो उन लोगों की कुल संख्या कितनी है जिनके पास तीनों में से केवल एक चीज़ है, यानी कि घर, कार या सोना, ठीक है। घर या कार या सोना, तीनों में से कोई एक चीज़ होना जरूरी है। तो जैसे यहाँ पर आपको क्या बोला है कि कुल संख्या कितनी जिनके पास तीनों में से केवल एक चीज़ है, केवल एक चीज़ वाला आपको चाहिए। तो एक आई हो गया, उसके बाद ये 7 हो गया, उसके बाद ये 6 है, तो 1 6 7, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, दी गई सीरीज में बाएं से 8वें पद के दाईं ओर का 5वां पद क्या होगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है एग्जाम में, तो मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। लेफ्ट हो तो माइनस करेंगे, राइट हो तो भी माइनस करेंगे, लेफ्ट राइट हो तो प्लस करेंगे, राइट लेफ्ट हो तो प्लस करेंगे। यानी कहने का मतलब दोनों सेम रहेगा तो माइनस करेंगे, दोनों अलग अलग रहेगा तो हम जोड़ देंगे, और जब दोनों सेम रहेगा तो माइनस करेंगे। लेकिन रिजल्ट हमेशा पहले वाले पे आता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। दोनों सेम रहेगा तो माइनस, दोनों अलग अलग रहेगा तो जोड़ देंगे, और रिजल्ट हमेशा पहले वाले पे होता है। तो पढ़ते हैं कंडीशन, बाएं से 8वें पद के दाईं ओर का 5वां पद है, तो रिजल्ट हमेशा पहले वाले पे आएगा, दोनों अलग अलग है तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे 8 5 13, यानी बाएं तरफ से हमको 13 काउंटिंग करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 नंबर पे एम आ गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये कथन और निष्कर्ष वाले हैं। तो मैंने अभी आपको 3 कंडीशन बताया, अगर सभी वाला होगा तो आपको डायग्राम इस प्रकार से बनता है, कुछ कुछ वाला डायग्राम आपको इस प्रकार से बनता है, कोई नहीं होगा तो उसमें डायग्राम आपको तीनों के तीनों अलग हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाइए और अपना आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें क्या लिखा हुआ, सभी आरेख आकृति है, तो सभी वाला डायग्राम इस प्रकार से बनता है। तो सभी आरेख आकृति है, तो ये आकृति हो गया, ए आर से आरेख हो गया। उसके बाद सभी आकृतियाँ त्रिआयामी हैं, तो ये त्रिआयामी हो गया। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष, सभी त्रिआयामी आरेख हैं, तो सभी त्रिआयामी आरेख हैं, तो ये नहीं होगा क्योंकि नीचे से जाने का मतलब सिर्फ कुछ कुछ वाला होता है, सभी वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड निष्कर्ष है, सभी आकृतियाँ आरेख है, ये भी गलत है, सभी वाला तो नीचे से होगा नहीं, तो दोनों को दोनों यहाँ पर गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, दर्पण में देखने पर घड़ी में 8:30 का समय दिखता है, तो उस समय वास्तविक समय क्या होगा। जब भी आपको दर्पण वाला टाइम अगर पूछ दिया जाता है कि दर्पण में जो समय दिखाई दे रहा है वो वास्तविक समय क्या होगा, तो आपको हमेशा 11:60 में से माइनस करना है। जब आपको दर्पण बोलेगा तभी हम बोल रहे हैं, जब आपको दर्पण बोलेगा तो आपको हमेशा 11:60 में से माइनस करना है। दर्पण प्रतिबिंब के लिए समय 11:60 में से माइनस करते हैं, तो आपको यहाँ 8:30 दिया हुआ, ठीक है। तो 60 में से 30 गया, 30 हो गया,
11 में से 8 जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी 3:30 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, उपरोक्त श्रृंखला में दाएं से 8वें पद के बाईं और 5वां पद क्या होगा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जब दोनों सेम रहेगा तो माइनस करेंगे, दोनों अलग रहेगा तो जोड़ देंगे, और रिजल्ट हमेशा पहले वाले पे, ये रिजल्ट पहले वाले पे, दोनों अलग अलग है तो जोड़ने के बाद हमको 13 आ जाता है। तो दाएं तरफ से हम 13 काउंटिंग करेंगे, यानी इस प्रकार से, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर पे ओ आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, अरुण ने विजय को एक घड़ी उपहार में दी जो हर 3 मिनट में 5 सेकेंड आगे बढ़ जाती है। उसे सुबह 7 बजे ठीक सेट किया गया था, तो उसी दिन दोपहर घड़ी में 4:15 बज रहे थे, तो सही समय ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में बोला है कि हर 3 मिनट में वो कितना बढ़ जा रहा है, 5 सेकेंड बढ़ रहा है। 3 मिनट में, हर रोज़ 3 मिनट में 5 सेकेंड आगे बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब ये 3 मिनट में, अगर हम 1 मिनट के बाद किया जाए तो वो 1 मिनट में 5/3 सेकेंड बढ़ेगा। तो पूछ रहा आगे दिया हुआ, उसे सुबह 7 बजे ठीक सेट किया गया था, मतलब कि दिन के 7 बजे उसको ठीक किया गया था, तो उसी दिन दोपहर घड़ी में 4:15 बज रहे थे। तो 4:15 बज रहे थे तो सही समय क्या होगा, यानी सुबह के 7 बजे से हमको शाम के 4 बज रहे काउंटिंग करना है। तो 8 9 10 11 12 1 2 3 4, 4 का मतलब हो गया 9 घंटा हो गया टोटल, यहाँ पर 9 घंटा हो गया, 9 घंटा। और यहाँ पर बोला है 4:15 बजे, यानी 15 मिनट और हो जाएगा। ठीक है, तो 9 घंटा में कितना मिनट हो जाएगा, 9 घंटा का मतलब 9 × 60, तो 9 × 6 = 54, 54 का मतलब हो जाएगा 540 मिनट, और ये 15 मिनट अब हो जाएगा, यानी 40 10 50 और 5 55, यानी 555 मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना बढ़ रहा था, 5/3, और हमको निकालना है 555 मिनट का निकालना है। तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, यहाँ से निकलेगा 2, 3 8 24 और 3 5 15, गुना करेंगे 5 से तो 5 25 के 5 हासिल बचा 2, 18 5 90 और 90 2 92, यानी 925 सेकेंड आगे बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमको 925 को अगर हम घंटा में कन्वर्ट, मिनट में कन्वर्ट कर दें तो 5 से गया 12 बार में, 5 से गया 18 बार में, और फिर 5 25। उसके बाद अगर हम ये करने वाला तो अब है नहीं, तो 185/12 मिनट हो जाएगा, 185/12 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम भाग दे देते हैं तो 18 में अगर इतना भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा, निकलेगा यहाँ से 6 यानी 12 5 60, इतना मिनट हो जाएगा। जो हमें समय दिखाई दे रहा था कितना, 4:15 हमें दिखाई दे रहा था, तो हमेशा ये इतना आगे बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसमें से 15 अगर हम माइनस कर देंगे तो आपको 4 बजेगा। ठीक है, कितना बजेगा, 4 बजेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित आकृति में कितने वृत्त हैं, ये दी गई इसमें प्रश्न में आपको वृत्त यानी सर्किल काउंटिंग करना कितने हैं। तो सर्किल ये 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 के बाद ये 7 8 9 10 11 12 13, यानी टोटल यहाँ पर 13 सर्किल है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, नीचे दी गई आकृति के लिए दर्पण छवि का चयन करना है।
अब दर्पण आपको जब भी पूछेगा कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, तो दर्पण प्रतिबिंब आपको दो कंडीशन, अगर दर्पण हॉरिजॉन्टल में है, इस प्रकार से रखा हुआ है, तो इसमें ऊपर और नीचे बदलता है। जब दर्पण आपको वर्टिकल इस प्रकार से रखा हुआ है, तो इसमें लेफ्ट राइट बदलता है, इसमें टॉप और बॉटम बदलता है। ठीक है, तो दर्पण में दो कंडीशन, जब हॉरिजॉन्टल रखा हो तो ऊपर नीचे बदलेगा, जब वर्टिकल रखा हो तो दाएं बाएं चेंज होता है। तो आपको दर्पण को ध्यान से देखना है। यहाँ पे दर्पण हमें हॉरिजॉन्टल रखा है, इसका मतलब कि ये ऊपर और नीचे बदलेगा, तो ये बड़ा वाला नीचे आ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि सेम के सेम तो होगा नहीं। ये वाला बॉक्स सही है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वरुण बिंदु ए से 5 किलोमीटर चला और 2 बार दाईं ओर मुड़ा और प्रत्येक बार मुड़ने पर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, तो बिंदु ए से उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था? तो ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ठीक है, तो ये मान के चलते हैं, जैसे ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। अगर हम मान लेते हैं कि वो यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा कि बिंदु ए से उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था। जब भी आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया हो तो आपको क्या करना, पीछे से स्टार्ट करना। ठीक है, तो ए 5 किलोमीटर चला और 2 बार दाईं ओर मुड़ा और प्रत्येक बार मुड़ने पर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। ठीक है, तो कहने का मतलब है वो पश्चिम की ओर अभी जा रहा है। ठीक है, तो 2 बार दाईं ओर मुड़ने के बाद आपको पश्चिम की ओर जाना होगा। तो अगर हम मान के चलते हैं कि अगर उसका वो अगर स्टार्टिंग पॉइंट अगर वो इसकी मुँह, ठीक है, 2 बार दाईं ओर मुड़ता है, कितनी बार? 2 बार दाईं ओर मुड़ता है। अगर मान के चलिए कि अगर उसका मुंह उत्तर की ओर है, ठीक है, तो वो दाईं ओर गया, तो इसका दाईं ओर इधर आ जाता है और इसका दाईं ओर इधर आ जाएगा, यानी ये अभी चल रहा है कहाँ पर? साउथ में। लेकिन हमें साउथ में तो पहुँचना है नहीं, हमें कहाँ पहुँचना है? पश्चिम की ओर पहुँचना है। ठीक है, तो अगर वो मान के चलिए कि अगर वो पूरब की ओर जा रहा है, तो इसका दाईं ओर इधर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका दाईं ओर इधर हो जाएगा, यानी वो स्टार्टिंग में पूरब की ओर जा रहा था, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, नीचे दी गई आकृति में वृत्तों की कुल संख्या की गणना करना है। तो इसमें भी आपको सर्किल काउंटिंग करना है कि इसमें कितने वृत्त हैं। तो ये बड़ा वाला 1 हो जाएगा, ये 2, 3, 4, 5, एक अंदर है 6, यानी टोटल इसमें 6 सर्किल है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को हमेशा बिना स्किप के शुरू से लास्ट तक देखिएगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, दी गई उपरोक्त यदि दूसरे आधे हिस्से को उल्टा कर दिया जाए तो उन चिन्हों की गिनती कितनी होगी जिनसे पहले एक संख्या और उनके बाद एक अक्षर आता है। तो पहले तो बोला कि यदि दूसरे आधे हिस्से को उल्टा कर दिया जाए, तो टोटल इसमें कितनी है वो हमें काउंटिंग करना है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 2 22 है, यानी टोटल इसमें 22 है। इसका मतलब कि हमको 11 को पहले रख लेना। ठीक है, 3R हैज़ 2A डॉलर के 5% क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भी हुआ। परसेंटेज के बाद टी है, टी के बाद 7 है। तो ये फर्स्ट हाफ बिल्कुल सही है। दूसरे आधे हिस्से को पलट देना, यानी हमको अब पलट के लिखना है 1@QL/BX प्लस YN और एंड। ठीक है, अब पूछ रहा है कि जिनसे पहले एक
उसके बाद तो चीहों की गिनती, मैंने चीन जितना भी है इसमें चीन की गिनती कीजिए। चीन ऐसे कितनी है जिनके पहले एक संख्या हो, यानी यहाँ पर एक नंबर होना चाहिए, उसके बाद एक अक्षर होना चाहिए, ठीक है, अक्षर, ठीक है, और बीच में सिंबल होना चाहिए, कोई चीन होगा, जैसे ये चीन है, ठीक है, तो इसके पहले एक नंबर होना चाहिए जो कि नंबर नहीं है, तो ये नहीं होगा। ये है, इसके पहले एक नंबर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद ये परसेंटेज है, तो परसेंटेज के पहले एक नंबर 5 है, उसके बाद एक अक्षर है, इसका मतलब ये वाला हमको 1 हो गया। उसके बाद @ देखेंगे, @ के पहले एक संख्या है, उसके बाद Q है, तो मतलब कि ये भी एक हमको मिल गया। उसके बाद ये प्लस नहीं होगा, मतलब अब कोई नहीं, हमें टोटल इसमें 2 ही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।